वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे फॉल्ट एनालिसिस में, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था और यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक फॉल्ट हो रहा है और हम लोग को फॉल्ट करंट निकालना था। तो इसमें देखिए, ऐसे तो ट्रांसफार्मर जो है वो इस पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट इधर का, एक पार्ट बीच का, एक पार्ट इधर का। लेकिन चूंकि इस ट्रांसमिशन लाइन के बीच में ही फॉल्ट हो रहा है ना, इसलिए हमको यहाँ से यहाँ के बीच का एक सेक्शन लेना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ के बीच का एक अलग सेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब आप रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे तो बीच में ये एक शॉर्ट सर्किट का वायर बन जाएगा पाथ, तो फिर इधर का एक अलग रिएक्टेंस चाहिए ट्रांसमिशन लाइन का और इधर का एक अलग रिएक्टेंस चाहिए ट्रांसमिशन लाइन का, है ना। इसलिए आपको 4 सेक्शन लेने पड़ेंगे, एक इधर का, एक इसका और फिर एक इधर का। तो वही हम किए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 में बांटे हैं इसको। और जैसा आप देख सकते हैं पावर का बेस 6 MVA लिए हैं और वोल्टेज का बेस तो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का किस तरह से। तो देखिए, जैसे देखिए सेक्शन 1 में 11 किलो वोल्ट बेस है तो इसका XG निकाल लिए 0.4 JPU। फिर ट्रांसफार्मर को भी इसी सेक्शन में मान के इसका निकालिए तो J 0.05 PU आ गया, ये आप जानते हैं। सेक्शन 2 में जो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 0.1 ओम पर किलोमीटर और सेक्शन 2 में जो ट्रांसमिशन लाइन है ये 20 किलोमीटर का है, ठीक है। तो इसका 20 किलोमीटर वाले का रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.1 यानी 2 ओम, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल रिएक्टेंस इसका हो जाएगा 2 ओम और बेस इंपीडेंस क्या होगा इसका, इसका बेस इंपीडेंस क्या होगा तो आप निकाल सकते हैं, वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। तो वोल्टेज इधर है 66 तो 66 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 तो ये इतना आ जाएगा 726 और वहां से आप XPU निकालेंगे तो वो आएगा 0.00275 J। तो ये सेक्शन 2 का हो गया बात। सेक्शन 3 पे आए तो इसका रिएक्टेंस, एक्चुअल रिएक्टेंस क्या होगा 0.1 ओम पर किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है ये 80 किलोमीटर है। तो इसका एक्चुअल रिएक्टेंस क्या होगा, 0.1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 ओम और पर यूनिट तो वही रहेगा 726 ही, सॉरी बेस तो यही रहेगा 726, तो पर यूनिट क्या होगा 8/726 जो कि होगा आपको 0.011 J, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का देखें तो ट्रांसफार्मर का यही रह जाएगा 0.05 J क्योंकि 6 MVA जो हमने बेस माना है वही है। इस जनरेटर पे आए तो यहाँ पर रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि ये 20% है 3 MVA के हिसाब से और अब बेस हो गया 6 MVA, तो इसको किए तो 0.4 J PU आया। उसके बाद हमने इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाया 1∠0, 0.4 J जनरेटर का, ये आपको ट्रांसफार्मर का है जो आप यहाँ देख सकते हैं 0.05 J। फिर ये जो है ये आपको इस लेंथ का है, इस 20 किलोमीटर का पर यूनिट रिएक्टेंस कितना है 0.00275 J जो कि हम यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। फिर बीच में यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, फिर ये जो है 0.011 ये इस 80 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट रिएक्टेंस है जो कि यहाँ पे निकला है और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस T2 का 0.05 J और उसके बाद आपको इसका 0.4 J और इसका 1∠0। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये जनरेटर जो है इधर से भी पावर सप्लाई जाएगा इसमें और इधर से भी आएगा इसमें, तो दोनों मिलकर के इस फॉल्ट करंट को पावर दे रहे हैं। तो जो टोटल पर यूनिट फॉल्ट करंट होगा वो पहले वाले का इसके कारण जो होगा वो प्लस इसके कारण जो होगा वो। तो आप सुपरपोजिशन से भी बना सकते हैं इसको, मतलब आप इसको मान लीजिए नहीं है और सिर्फ इसके कारण निकालिए, तो वो हम निकाले हैं 1∠0 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि I = V/Z। तो ये हो जाएगा 1∠0 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 2.208 ∠−90 डिग्री।
और इसके कारण अगर देखें तो 1 एंगल 0 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम, तो ये आ रहा है 2.17 एंगल माइनस 90 डिग्री। और रिजल्टेंट जो होगा वो इसका और इसका दोनों का सम होगा, तो वो भी निकल गया 4.377 एंगल माइनस 90 डिग्री। अब देखिए, अब अगर हमको एक्चुअल फॉल्ट करंट निकालना है तो हमको बेस करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस करंट निकालना पड़ेगा कहाँ का, जहां पर फॉल्ट हुआ है वहां का। तो आईपी बेस करंट कितना हो जाएगा आपको 6 SB into 1000 डिवाइडेड बाय √3 into 66। तो ये आईपी आ जाएगा आपको, देखिए अगर तो 52.486 एम्पेयर। ओके, तो therefore IF actual will be IF PU into I base, यानी IF PU है 4.377 into this, तो अगर मल्टीप्लाई करें 229.733 एंगल माइनस 90 डिग्री एम्पेयर, ठीक है। और फॉल्ट एम्पियर √3 into 66 into 0.229, तो ये हो जाएगा 26.262 MV, ठीक है। ये और ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया, ठीक है। आपके प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क दे रहे हैं। वो क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है, इसलिए यहीं से आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और बनाइएगा। ये क्वेश्चन है, दो जनरेटर पैरेलल में है, 10 MVA x इक्वल टू 15%, 10 MVA x इक्वल टू 12.5%, 11 किलोवोल्ट का बस है, मतलब ये दोनों भी 11 किलोवोल्ट जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर है 11/33 किलोवोल्ट का, x इक्वल टू 10%, पावर 10 MVA। उसके बाद एक ट्रांसमिशन लाइन है 30 किलोमीटर का, जिसका इम्पीडेंस है 0.27 प्लस 0.36 J ओम पर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर एक ट्रांसफार्मर है 33/6.6 किलोवोल्ट का, x इक्वल टू 8% और पावर कितना है 5 MVA। उसके बाद एक केबल है ना, ये 3 किलोमीटर का केबल है। तो केबल मतलब आप ट्रांसमिशन वायर ही समझिए, और इसका इम्पीडेंस अलग है, इसका इम्पीडेंस है 0.135 प्लस 0.08 J ओम पर किलोमीटर, और इस केबल के 3 किलोमीटर दूरी पे फॉल्ट होगा। तो आपको फॉल्ट करंट निकालना है और एक और भी चीज निकालना है, फॉल्ट करंट निकालना है आपको, और एक और चीज आपको निकालनी है, हाँ यस, फॉल्ट करंट निकालना है, फॉल्ट करंट एंड वोल्टेज एट 11 किलोवोल्ट बस बार ड्यूरिंग फॉल्ट। मतलब एक तो आपको फॉल्ट करंट निकालना ही है, दूसरा ये भी निकालना है कि जिस समय फॉल्ट हुआ, जैसे फॉल्ट हुआ, जैसे देखिए फॉल्ट अगर नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, या इस तरह से नो लोड पर है, कोई करंट नहीं है, तो यहाँ 11 किलोवोल्ट है। जब फॉल्ट होगा तो एक लार्ज करंट फ्लो करेगा, और ये जो जनरेटर्स हैं ये 11 किलोवोल्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपका वायर नो लोड पर है, मतलब देखिए एक्चुअली ये बात डिस्कस करना था जस्ट इस क्वेश्चन बाद, कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस होती है उसका दो केस होता है। एक होता है नो लोड केस, मतलब नो लोड नहीं कहिए, ऐसे कहिए प्री फॉल्ट नो लोड केस, है ना। एक केस ये होता है कि जिसमें
फॉल्ट होने से पहले आपका सिस्टम नो लोड पे था, मतलब कोई करंट नहीं था, उसको कहते हैं प्री फॉल्ट नो लोड कंडीशन। और एक दूसरा केस होता है जिसमें ये होता है कि प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन, मतलब फॉल्ट से पहले सिस्टम लोडेड था और उसके बाद फॉल्ट हुआ। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसमें 3 न्यूमेरिकल किए ना, 4 किए, कल 2 किए, फिर आपको होमवर्क दिया, आज फिर ये दिए। ये चारों का चारों जो है हम लोग फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, केस 1 पढ़ रहे हैं, प्री फॉल्ट नो लोड केस। मतलब फॉल्ट के होने से पहले सिस्टम नो लोड पे है, कोई करंट नहीं है, और जब फॉल्ट आया तो सिर्फ वही शॉर्ट सर्किट हो गया। उसके पहले फॉल्ट होने से पहले कोई करंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब फॉल्ट होने से पहले अगर कोई करंट होगा तो उसका केस अलग बनता है, उसका क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी अलग रहता है। उसमें आपको बोलता है कि फॉल्ट होने से पहले इतना पावर जा रहा था, इतना करंट जा रहा था, और तब फॉल्ट हो गया। उसकी एनालिसिस, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग तरीके से होती है, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है पहला केस, प्री फॉल्ट नो लोड केस। मतलब फॉल्ट से पहले सिस्टम नो लोड पर है, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है, वोल्टेज है बट करंट नहीं है ना, नो लोड है, और उसी समय कोई फॉल्ट हो, उस समय का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर नो लोड कंडीशन है तो ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, ये दोनों 11 किलोवोल्ट जनरेट कर रहे हैं, यहाँ भी 11 किलोवोल्ट आ जाएगा, क्योंकि लोड है नहीं, करंट है नहीं, तो इनके रिएक्टेंस में कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो जो यहाँ का वोल्टेज वही यहाँ का वोल्टेज। लेकिन जब फॉल्ट होगा, एक लार्ज करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ तो 11 किलोवोल्ट है, लेकिन इसके साथ जब हम लोग रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे जब रिएक्टेंस आएगा तो इनमें कुछ ड्रॉप होगा और उसके बाद तब यहाँ का वोल्टेज मिलेगा। उस समय इसका वोल्टेज 11 किलोवोल्ट नहीं रहेगा, कुछ चेंज होगा। तो वही आपको निकालना है कि फॉल्ट के समय आखिर यहाँ का इस बस बार का वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। कैसे निकलेगा आपको पता करना पड़ेगा। आपको इसके लिए पहले तो फॉल्ट करंट निकालेंगे आप, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि टोटल इन दोनों का कंबाइंड रिएक्टेंस कितना है, और बस बार का जो वोल्टेज होगा वो होगा यहाँ के वोल्टेज में से इसके ड्रॉप को माइनस करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कीजिएगा, बना के देखिएगा, बाकी हम कल आपको बता देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कोई भी बुक आपके पास हो, वीके मेहता, जेबी गुप्ता, एनी बुक, तो आपको इससे सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस का जो केस 1 हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इससे आपको ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसका बनाइए, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, केस 1 से ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके एसपीटी में पूछता है, इसलिए इस पर आप कमांड कीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे केस 2 पे। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस है उसका हमने अभी केस 1 पढ़ा, केस 1 प्री फॉल्ट नो लोड केस या नो लोड कंडीशन, कि फॉल्ट से पहले सिस्टम नो लोड पर था, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। अब हम लोग देखेंगे केस 2 प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन, ठीक है। आइए उसको देखते हैं। तो केस 2 जो है आपको प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए फॉल्ट एनालिसिस के बारे में, जो कि केस 2 में भी हेल्प करेगा और ऐसे भी आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है, अभी हमने जो कैलकुलेशंस किया, अभी आपने जो केस 1 का कैलकुलेशंस किया, उसमें जनरली आपका कुछ इस तरह का सर्किट आ रहा था, ये रिएक्टेंस, फिर इस तरह से रिएक्टेंसेस थे, फिर यहाँ पे हमने देखा कि एक सोर्स भी था, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, और यहाँ बीच में फॉल्ट हो रहा था। और जनरली आप देखेंगे कि जो फॉल्ट करंट आएगा वो समथिंग सपोज 1 2 5 एंगल -90 टाइप का। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका हम रिएक्टेंस लेते हैं, जो आपका सिंक्रोनस जो जनरेटर है
उसका रिएक्टेंस लेते हैं। तो थोड़ा सा एजम्पशन करते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह को नहीं लेते हैं, ये सब कुछ एजम्पशन फॉल्ट एनालिसिस में करते हैं कि रेजिस्टेंस को नहीं लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो नहीं लेते हैं। और जैसे पिछला आपको जो क्वेश्चन है होमवर्क जो उसमें लिया है तो लेंगे। और दूसरा एजम्पशन की पैरेलल ब्रांच को नहीं लेते हैं। तो ये सब कुछ कुछ एजम्पशन करते हैं, लेकिन फिर भी जो इससे जो हम लोग करंट निकालते हैं वो आता है -90 उसका एंगल। और अगर हम लोग सारा एजम्पशन नहीं मिले तो भी एंगल जो है लगभग 90 के क्लोज आएगा, 85 86 इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपका फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट इज हाईली लैगिंग करंट, is highly lagging current of high value and low power factor। मतलब कि फॉल्ट करंट जो होगा, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड हाई तो होती ही है, लेकिन ये हाईली लैगिंग करंट है ना। और दूसरी बात कि इसके कारण पावर फैक्टर भी काफी कम होगा। अगर वोल्टेज को हम जीरो, वोल्टेज का एंगल हम जीरो मानते हैं तो इसका एंगल -90 है, तो पावर फैक्टर कितना है? 0 के क्लोज है। यानी जब फॉल्ट होता है तो उस समय हमारा सिस्टम का पावर फैक्टर भी काफी खराब हो जाता है। करंट तो हाई है ही, करंट का नेचर कैसा है? हाईली लैगिंग, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि नोट्स में ये नहीं दिया होगा, है ना। फॉल्ट करंट इज हाईली लैगिंग करंट ऑफ हाई वैल्यू एंड लो पावर फैक्टर। इसके कारण पावर फैक्टर काफी कम जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। दूसरा एक और पॉइंट ये है कि हमने डीसी जनरेटर तो पढ़ा है, उसमें हम देखे हैं कि अगर ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर अगर वोल्टेज जनरेट हो रहा है EA, है ना, और अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ है RA, ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज VA इक्वल टू EA होगा अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई लोड लगाएं, कोई लोड यहाँ पे लगाते हैं, तो जैसे ही हम लोड लगाते हैं और लोड से जैसे ही करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? जैसे ही लोड से करंट फ्लो करता है तो हमारे जनरेटर के अंदर में लोड के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण मेन फ्लक्स डिस्टॉर्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। और हमने पढ़ा था कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। फिर उसको कम करने के लिए हमने कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल्स ये सब लगाया। लेकिन यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जब भी मतलब ये जनरेटर था, इससे जैसे हमने लोड लगाया तो लोड का जब करंट फ्लो किया तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका मेन जो फील्ड था उसको डिस्टॉर्ट किया, उसकी मैग्नीट्यूड को कम किया। और मैग्नीट्यूड को कम करने का मतलब ही ये है कि जो जनरेटेड वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। इस चीज से आपका सिंक्रोनस जनरेटर भी अछूता नहीं है ना, इसमें भी होता है। और जो नॉर्मल लोड का कंडीशन है उस समय तो होता ही है, जब फॉल्ट होता है उस समय तो बहुत ज्यादा होता है। देखिए हम लोग अभी जनरेटर नहीं पढ़े हैं, अल्टरनेटर, लेकिन हम लोग उसमें देखेंगे कि ये देखेंगे कि किस तरह के लोड का जनरेटर के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड पे किस तरह का इफेक्ट होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उस समय आप देखिएगा कि जब लैगिंग लोड होगा तो लैगिंग लोड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका नेचर डीमैग्नेटाइजिंग होगा। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब कि मेन फील्ड को घटाने वाला। और यहां पर तो फॉल्ट करंट हाईली लैगिंग है, हाईली लैगिंग 90 डिग्री के क्लोज। तो ड्यूरिंग फॉल्ट हाईली लैगिंग फॉल्ट करंट फ्लोज, ठीक है, which does demagnetizing action due to which, तो फॉल्ट जब होता है तो चूंकि करंट की वैल्यू काफी बढ़ गई और हाईली डीमैग्नेटाइजिंग होगा,
उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मेन फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से घटेगा, और उसके कारण क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर घटेगा तो इक्वल टू बी एल वी, अगर वो घटेगा तो आपका बी घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो आपका वोल्टेज घट जाएगा, जो ड्यू टू विच जनरेटेड वोल्टेज डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, वोल्टेज डिक्रीजेस ड्रास्टिकली, है ना। समझ आ रही बात, क्यों ऐसा हुआ, जैसे ही फॉल्ट हुआ लार्ज हाई लैगिंग फॉल्ट करंट फ्लो किया, जिसके कारण जनरेटर के अंदर में लार्ज अमाउंट में डीमैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ, जिसने कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तेजी से कम करना शुरू किया, और उसके कारण जो जनरेटेड वोल्टेज है वो बहुत तेजी से घटता है ड्रास्टिकली, ठीक है। यानी कि फॉल्ट के समय आपका जैसे फॉल्ट होगा जनरेटेड वोल्टेज भी घटने लगेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वोल्टेज घटने लगेगा। और जनरली भी नॉर्मल लोड कंडीशन में भी जो वोल्टेज की रेटिंग होती है, जैसे 11 किलो वोल्ट है, तो वो नो लोड का है, जब लोड लगेगा तो वोल्टेज ड्रॉप जनरेटेड कम होगा ही होगा, है ना, लोड के नेचर पे डिपेंड करेगा, बट इट विल। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉल्ट के समय जनरेटेड वोल्टेज घटता है, इसलिए फॉल्ट को ये भी कहा जाता है कि फॉल्ट इज ए हाई करेंट लो वोल्टेज, हाई करेंट लो वोल्टेज लो पावर फैक्टर हाईली लैगिंग फेनोमेना। फॉल्ट के समय करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जनरेटेड वोल्टेज कम होता है, पावर फैक्टर कम होता है, और करंट का नेचर हाईली लैगिंग होता है। तो ये आपको जानना जरूरी था, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने जाना कि फॉल्ट के समय करंट ज्यादा होगा, लैगिंग होगा, पावर फैक्टर कम होगा, और जनरेटेड वोल्टेज भी घटेगा, ठीक है, क्योंकि ई इज प्रोपोर्शनल टू फाई, फ्लक्स घटेगा, मेन फ्लक्स, तो ई घटेगा। तीसरी एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को हम थर्ड से में ही बताए थे, कि अगर कोई जनरेटर है, मैंने बताया था आपको कि जैसे ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को आप, जैसे हम जानते हैं कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको टरबाइन से घुमाना पड़ता है ना, टरबाइन से घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये अगर प्राइम मूवर फोर्स है, मैंने बताया हुआ है, और जब तो यहाँ पर कोई वोल्टेज आया, मैग्नेटिक फील्ड है, और जब इसको हम किसी लोड से कनेक्ट करेंगे RL, जब हम इसको किसी लोड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, I, तो एक चूंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलेगा BIL। ये तो प्राइम मूवर का फोर्स है इस तरफ, और हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, अभी भी देख सकते हैं F इक्वल टू BIL। करंट का फ्लो कैसे होगा, ऊपर CFT, फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इस पर FEM वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। प्राइम मूवर फोर्स इस तरफ, या अगर आपको टरबाइन के रूप में देखना है तो प्राइम मूवर फोर्स अगर क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का बैलेंस रहता है तो कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहता है। लेकिन जब फॉल्ट होता है तो जो पावर हम डिलीवर कर रहे हैं उस पावर की वैल्यू घटती है। क्यों घटती है, देखिए FEM का जो फार्मूला होगा वो होगा BIL, ये होता है ना, BIL होता है, यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, I करंट से रिलेटेड है, L तो लेंथ है। तो जब फॉल्ट होता है तो आपके करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और उस करंट का नेचर चूंकि लैगिंग है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग नेचर करेगा तो डिक्रीज होगा। होता ये है कि जब फॉल्ट होता है तो इनपुट पावर तो वही है, प्राइम मूवर, ठीक है ना, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो पीछे की तरफ है ये डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन दिस।
प्राइम मूवर फोर्स तो उतना ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है पीछे की तरफ वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि करंट तो इंक्रीज हुआ है बट मैग्नेटिक फ्लक्स हैज गॉट डिक्रीज, और इसका रेशियो ज्यादा है, जो ये कारण है कि इसका ज्यादा घटने का रेट है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स घट जाता है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स घट जाएगा और प्राइम मूवर फोर्स वही रहेगा तो क्या होगा? मशीन की स्पीड बढ़ जाएगी, होगा ना। राइट वार्ड फोर्स जो क्लॉकवाइज है वो बढ़ गया और जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है वो कम हो गया, तो ऑब्वियसली मशीन की स्पीड इंक्रीज होगी और एन इंक्रीज होगा, और एन इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, सप्लाई जो जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो ये जो चीजें हैं ये आपको काफी हेल्प करेंगी ऑब्जेक्टिव्स में, है ना। क्या क्या चीजें हमने जाना? सबसे पहला तो जाना कि फॉल्ट के समय करंट हाई होता है, दूसरा हमने जाना करंट का नेचर लैगिंग होता है, तीसरा हमने जाना कि पावर फैक्टर कम होता है, चौथा हमने जाना कि चूंकि करंट लैगिंग है उसका नेचर डीमैग्नेटाइजिंग होगा, इस आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग होगा, इसके कारण जो जनरेटेड वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा काफी तेजी से, बी के घटने के कारण इक्वल टू BLV। तीसरा और लास्ट हमने ये पांचवा जो पॉइंट हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है अपोजिट टू प्राइम मूवर फोर्स ये डिक्रीज होता है, और इसके कारण जो आपके जनरेटर की स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाती है और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें फॉल्ट के समय होती हैं, इतनी सारी चीजें। अब जो हमारा केस 2 है ना उसको देखेंगे, क्योंकि केस 2 के लिए अब आप लोग इतनी जानकारी के साथ तैयार हैं। तो देखिए केस 2 में जो बात है प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन, प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन। देखिए प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन के न्यूमेरिकल्स एसपीटी में पूछ सकता है, क्योंकि देखिए आपके सिलेबस में सीधे लिखा हुआ है सिमेट्रिकल फॉल्ट, उसने ये नहीं कहा कि नो लोड केस। सिमेट्रिकल फॉल्ट में ये दोनों केस है, एक्चुअली 3 केस आते हैं, लेकिन या अच्छा चलिए इसी से एक बात और याद आ गई हमको, तो उसको भी पहले बता देते हैं। देखिए आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो आप लोग पढ़ते होंगे सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो ऐसे तो इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटर, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि कैसे और क्वेश्चंस में क्या करेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जनरली जो पूछेगा आपको उसमें कोई एक ही रिएक्टेंस देगा। देखिए होता क्या है कि जो जनरेटर होता है EG, हम पर यूनिट नहीं जनरल बात करें EG, इसका एक रिएक्टेंस होता है लीकेज रिएक्टेंस XL, लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, और जब आपका जनरेटर लोडेड होता है उससे कुछ करंट फ्लो करता रहता है, तो लोड के मैग्नेटिक फील्ड का, जनरली लोड आपको लैगिंग लोड ही होते हैं तो करंट लैगिंग ही फ्लो करता है और उसका नेचर डीमैग्नेटाइजिंग होता है। तो उस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दिखाने के लिए, है ना, लोड का जो लोड के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसके इफेक्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे सीरीज में एक और रिएक्टेंस ऐड किया जाता है XA, आर्मेचर रिएक्टेंस कहते हैं इस तरह से, और ये दोनों मिलकर के होते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस XD, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस कहते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस XD। तो नॉर्मल कंडीशन में तो बस ये होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस XD, लेकिन जब फॉल्ट होता है, जब फॉल्ट होता है तो इन दोनों के अलावा कुछ और भी रिएक्टेंस हमको सर्किट में लेना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, है ना। देखेंगे हम लोग कैलकुलेशन के लिए कुछ और भी रिएक्टेंस सर्किट में लेना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर तो EG है, XL और यहाँ पे XA। तो इन दोनों के अलावा एक और रिएक्टेंस पैरेलल में आता है XDW, डैम्पर वाइंडिंग रिएक्टेंस।
और एक और भी आता है XF, फील्ड वाइंडिंग रिएक्टेंस। जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट का जो प्रभाव है, जिस तरह से XA क्या है, नॉर्मल कंडीशन के लोड का जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव है, उसको दिखाने के लिए XA लेते हैं। तो जो फॉल्ट के दौरान जो डीमैग्नेटाइजिंग एक्शन और बढ़ जाएगा, उसको दिखाने के लिए दो लेते हैं, XDW, XF। क्यों लेते हैं, वी विल सी इन अल्टरनेटर। ये दोनों, अब ये जो कंप्लीट है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो कि इनिशियल स्टेज फॉल्ट हुआ, ये बनेगा, इसको कहते हैं सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, जिसको कि आप लोग XT डबल डैश से सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। एक्चुअली हमने पढ़ा था फॉल्ट करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, डीसी ऑफसेट करंट, और सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट साइनोसॉइडल होता है। लेकिन एक्चुअली सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट भी एक नॉर्मल साइनोसॉइडल नहीं होता है, उसमें भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है सब ट्रांजिएंट पार्ट, उसके बाद का जो पार्ट होता है वो होता है ट्रांजिएंट पार्ट, और उसके बाद का जो पार्ट होता है वो होता है स्टेडी स्टेट पार्ट, जिसको हमने दिखाया था फिगर में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब फॉल्ट होता है उस समय अल्टरनेटर का टोटल जो रिएक्टेंस कॉम्बिनेशन है सब मिला करके वो है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। थोड़ी देर बाद इसमें से क्योंकि जो XDW है उसका टाइम कांस्टेंट कम होता है, इसलिए थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाएगा, आपको XDW बचेगा XA और XF। ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी एक पॉइंट निकल के आएगा सामने जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब इन तीनों, मतलब फॉल्ट स्टार्ट होगा उस समय का फिगर ये होगा, सब ट्रांजिएंट पीरियड के समय ऐसा कुछ रिएक्टेंस होगा, ऐसा कुछ होगा, और जब थोड़ी देर बाद 2-3 साइकिल बाद ये XDW खत्म हो जाएगा और ये बचेगा, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। टोटल इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस XD डैश। ठीक है, और जब ये थोड़ी देर बाद जब ये ट्रांजिएंट पार्ट भी खत्म हो जाएगा, XF भी खत्म हो जाएगा, तब आपको मिलेगा ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस XD। समझ आ रहा है? तो यहाँ से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो हम लोग क्वेश्चंस में पढ़ते हैं सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट, वो क्या है। तो फॉल्ट कंडीशन में इनिशियल स्टेज में जो जनरेटर का रिएक्टेंस होता है वो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस होता है। थोड़ी देर बाद जो रिएक्टेंस होता है जिसमें कि XTW नहीं होता है वो होता है ट्रांजिएंट, और फिर कुछ देर बाद जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो होता है XAC, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। हालांकि ये XDW क्या है, XF क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे जब अल्टरनेटर पढ़ेंगे तब। अब इसमें आप खुद सोच के बताइए कि अगर हम आपको लिखें XD डैश, XD डबल डैश, XD डैश और XD, कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा। देखिए XL तो सीरीज में तीनों में है, इसमें तीन आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में घटता है चीजें, है ना। यहाँ पर दो है, तो सबसे स्मॉल XD डबल डैश है, उससे बड़ा XD डैश है, और उससे बड़ा XD। ठीक है, तो ये चीज जनरली एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में रहती है, तो ये आपको जानना जरूरी है। इस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू सबसे कम होती है, उससे ज्यादा होता है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और उससे ज्यादा होता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब हम थोड़ा सा आपको वो फिगर दिखाने का प्रयास करते हैं, फॉल्ट सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट का फिगर, है ना। देखिए सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट का जो फिगर है वो एक्चुअल फिगर जो वो कुछ इस टाइप है। ये कुछ इस टाइप है। जो स्टार्टिंग के आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट मान लीजिए, दिस इज सब ट्रांजिएंट पार्ट। फिर यहाँ जहां से स्टेडी स्टेट हुआ, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, दिस इज ट्रांजिएंट पार्ट।
और इधर का जो पार्ट है दिस इज स्टेडी स्टेट पार्ट। इसी पार्ट का रिएक्टेंस हम लोग कहते हैं XD डबल डैश, इसका कहते हैं XD डैश और इसका कहते हैं X। तो सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट एक्चुअली में ऐसा ही होता है ना। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। हालांकि हमने जब पढ़ा था तो हमने सिर्फ इस पार्ट को लिया था और DC ऑफसेट को लिया था, क्योंकि ये काफी जल्दी आएगा, तो जरूर काफी जल्दी आएगा और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो इतनी जानकारी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन। मतलब फॉल्ट होने से पहले आपके पावर सिस्टम में कुछ करंट फ्लो कर रहा था। तो देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप खुद सोचिए कि अगर फॉल्ट होने से पहले कुछ लोड था, कुछ करंट फ्लो कर रहा था, इसका मतलब है कि जो जनरेटेड वोल्टेज है, जनरेटर की रेटिंग 11 किलो वोल्ट है, तो वो तो उसकी रेटिंग है, नो लोड पर इतना वोल्टेज जनरेट करेगा। लेकिन जब कुछ लोड होगा तब तो कुछ डीमैग्नेटाइजिंग एक्शन उसमें हो रहा होगा, तब वो 11 किलो वोल्ट जनरेट नहीं कर रहा होगा, है ना। तब वो कुछ और वोल्टेज जनरेट कर रहा होगा और वो निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वो निकाले आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। जो अभी तक हमने कैलकुलेशन किया केस 1 का, उसमें आप सीधे क्या करते थे, बेस वोल्टेज 11 किलो वोल्ट, एक्चुअल वोल्टेज 11 किलो वोल्ट, 11/11 1 एंगल 0 हो गया, कर देते थे, क्योंकि नो लोड केस था। उस समय बेस वोल्टेज भी 11 है और एक्चुअल वोल्टेज भी 11 है, क्योंकि नो लोड केस है, कोई डीमैग्नेटाइजिंग एक्शन नहीं, 11 किलो वोल्ट जनरेट कर। लेकिन अब जब पहले से कुछ लोड कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि जनरेटर में कुछ डीमैग्नेटाइजिंग एक्शन है और जनरेटर आपको रेटेड वोल्टेज जनरेट करके नहीं दे रहा है, कुछ कम दे रहा है, और वो निकालना आपके लिए जरूरी है। तो ये हम लोग को सबसे पहले सीखना होगा कि वो निकालते कैसे हैं। तो देखिए, फॉर जनरेटर अभी तक आपको मोटर से सामना नहीं हुआ है, अभी इस केस में प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन में मोटर भी आएगा आपके सर्किट में। तो फॉर जनरेटर जो सर्किट बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, JXD, अभी डबल डैश भी हो सकता है, डैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे EG। अब EMF इंड्यूस्ड बाय जनरेटर, इसको भी हम लोग डबल डैश अगर लिखें, मतलब जो रेटेड है वो नहीं है, चेंज्ड है। तो इधर JX एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसफार्मर का, या जो भी चीजें आएंगी। और उसके बाद ये पॉइंट जो कि फॉल्ट का पॉइंट होगा, या जहां पे आपको निकालना पड़ेगा, उसका आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट और करंट I आउटपुट। देखिए, प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन के क्वेश्चंस में आपको ये दे देता है कि फॉल्ट होने से पहले कितना पावर ट्रांसफर हो रहा था, कितना करंट हो रहा था, तो कितना वोल्टेज था फॉल्ट लोकेशन पर। तो उन सब से आप V0 और I0 निकाल सकते हैं, करेंगे न्यूमेरिकल, तो V0 और I0 निकाल सकते हैं और वहां से आपको EG डैश का पता चल जाएगा। जैसे इसमें ये V0 क्या है, फॉल्ट की लोकेशन का वोल्टेज है, I0 क्या है, I0 है फॉल्ट से जस्ट पहले का करंट, है ना। और EG डैश क्या होगा, डबल डैश, ये होगा फॉल्ट से जस्ट पहले का वोल्टेज। क्योंकि देखिए, फॉल्ट करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, लेकिन कितना वोल्टेज, तो फॉल्ट से जस्ट पहले जो वोल्टेज है उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, है ना। और वो डिपेंड करेगा कि उससे पहले कितना करंट पास हो रहा था, कितना उसका डीमैग्नेटाइजेशन था उस पे। तो यहां से आप EG डैश की, EG डबल डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। EG डबल डैश वेक्टर में आएगा इक्वल टू V आउटपुट डैश, ये वेक्टर है, प्लस JXD प्लस X एक्सटर्नल इनटू I आउटपुट डैश। तो जब प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन आए तो हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा EG डबल डैश, पर यूनिट में ही निकलेगा, वो नहीं देख लेंगे, वो निकल जाएगा। सबको पर यूनिट में कन्वर्ट करके पहले EG डबल डैश निकालेंगे। V आउटपुट पता होगा आपको, XD पता होगा, X एक्सटर्नल पता होगा, I0 पता चल जाएगा। वहां से पहले हम लोग EG डबल डैश निकालेंगे,
और उसके बाद क्योंकि 1 एंगल 0 निकाले बिना आगे बढ़ कैसे सकते हो, कैलकुलेशन होगा कैसे? तो ये करना पड़ेगा। जनरेटर के लिए मोटर, क्योंकि देखिए लोडेड है, डिफॉल्ट लोडेड, तो लोड किसको, लोड क्या है, तो लोड जनरेटर मोटर है, सॉरी लोड इज मोटर, मोटर ही लोड है। तो मोटर को भी आपको सर्किट में देखना पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए ये V0 है जहाँ पर फॉल्ट हुआ और इसी के आगे कोई मोटर था लगा हुआ है ना, इसी के आगे कोई मोटर था। तो नॉर्मल कंडीशन में जब फॉल्ट नहीं होगा तो भी यहाँ का कुछ वोल्टेज होगा और यहाँ से करंट ऐसा जाता होगा मोटर में, ऐसे जाता होगा ना करंट कंटिन्यू। नॉर्मल कंडीशन में जब फॉल्ट नहीं है उसमें भी तो यहाँ का कुछ वोल्टेज होगा ना, और करंट ऐसे जाता होगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि V0 वोल्टेज और ये लोड इस तरह से देखिए, फॉर मोटर, मोटर के लिए V आउटपुट और यहां से जा रहा है, मोटर का भी अपना कुछ रिएक्टेंस होगा XD डबल डैश, इसका भी मान लेते हैं, और ये EM डबल डैश और I0 जो यहाँ पे करंट होगा वही करंट यहाँ पे होगा I0। तो यहाँ से क्या हम लोग मोटर का निकाल सकते हैं, EM डबल डैश इक्वल टू, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। EM डबल डैश इक्वल टू V आउटपुट माइनस JXD डबल डैश इनटू I0। EM डबल डैश इक्वल टू V आउटपुट वेक्टर माइनस JXD डबल डैश इनटू I0। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले EG डबल डैश, मतलब सबसे पहले तो V आउटपुट फाइंड आउट कीजिए पर यूनिट में, I आउटपुट फाइंड आउट कीजिए और वहां से पहले आप EG डबल डैश निकालना होगा, EM डबल डैश निकालना होगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो केस 2 के प्रॉब्लम्स हैं यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि नो लोड पर है और तार गिर गया, होता है, रेयर है। जनरली ऐसा होता है कि कुछ लोड को पावर ट्रांसफर हो रहा है और तब कुछ फॉल्ट आया। तो ये अगर आप सीखेंगे सेकेंड वाला मेथड तो आप प्रैक्टिकली और ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाएंगे फॉल्ट करने का। ठीक है, तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है आपको निकालना, जनरेटर का वोल्टेज प्री फॉल्ट, इसको कहते हैं प्री फॉल्ट वोल्टेज, या इसको ये भी कहते हैं प्री फॉल्ट वोल्टेज बिहाइंड रिएक्टेंस। प्री फॉल्ट वोल्टेज, 1 मिनट, प्री फॉल्ट वोल्टेज बिहाइंड द रिएक्टेंस, बिहाइंड रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों निकालना जरूरी है। नाउ लेट मी सी, तो ये देखिए टाइम काफी हो चुका है इसलिए हम आगे और लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे और करंट लिमिटिंग रिएक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।